Hello students, good morning all of you and welcome again to our physics class with Chapati. Students, last time we have performed the article. That article was based on Gauss law. Last time we have performed the article. That article was based on Gauss law. गॉस लॉ की अगर मैं बात करूं तो वो कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज द स्टेटमेंट कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। मैं कहता हूं कि फाई का मतलब है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। दिस इज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मींस absolute permittivity of free space, and that q net is the net charge enclosed within the surface. That surface is known as Gaussian surface. Although this thing you have studied many times, but we will take a small revision on this article. ठीक है, और वो आर्टिकल है मेरा गॉस लॉ। गॉस लॉ की स्टेटमेंट फिर से बता देता हूं। ये कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed in that surface. अब हमने क्या कहा बच्चा कि इसकी हमारे पास बेसिकली 4 to 5 एप्लीकेशंस हैं, और जितनी भी एप्लीकेशंस हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, most important application. Second, electric field intensity due to uniformly charged conducting spherical shell, and third is for non-conducting, and fourth is for infinite sheet of charge. infinite sheet of charge. तो मेरे पास जो बच्चा अभी आ चुका है, प्लीज आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, ध्यान रहे कि यहाँ मैं बहुत सारे बच्चों को बीच में क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें से मेरे पास जो बच्चे बैठे हैं अभी फिलहाल अंशिका, अंशु पठानिया, अवी, दविंदर, गुरलीन, हरसिमरन, जशन, खुशदीप, महक, प्रियांचल, रमनजीत, वर्षिका, ये बच्चे मेरे पास बैठे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज अटेंटिव रहें, आपसे बीच में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो आप साथ साथ पढ़िए, आप साथ साथ समझिए। बहुत ही इजी आर्टिकल है, बहुत इजीली आप इसको कवर कर जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, मैंने आपको क्या कहा कि गॉस लॉ जब आपने अप्लाई करना है तब आपको क्लोज ज्योमेट्री कंसीडर करना पड़ेगा। स्टार्टिंग मेरे को कहा गया कि मेरे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, दिस आई एम गोइंग टू टेक एज इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये है मेरे पास इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एंड दैट इज चार्ज्ड. So I am going to provide a positive charge to this infinite long straight wire. This is positively charged, and charge कैसे है? Uniformly charged है। ठीक है, now let us consider we have given a positive charge, that is Q, and the length of this element is, say, length is L. If a charge is distributed along some length, then we use, I think, linear charge density. Linear charge density. And the linear charge density is denoted by the word lambda, and that lambda is equal to charge per unit length. If the distribution of charges is along some length element, then there we will use the concept of linear charge density, that is denoted by lambda, and lambda is nothing but equal to charge per unit लेंथ। देखो बच्चा पार्टी, हमारे पास 3 चार्ज डेंसिटीज होती है। एक होता है बेटा लेंथ एलिमेंट के अलाउंग, तो लेंथ एलिमेंट के अलाउंग अपन वर्ड यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक होता है बेटा एरिया के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और तीसरा अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्जेस का, तो वॉल्यूम के लिए हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय रो। तो वो होगा आपका पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जहां लेंथ वहां चार्ज पर यूनिट लेंथ, जहां एरिया वहां चार्ज पर यूनिट एरिया, जहां वॉल्यूम वहां चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन है, सो वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ चार्ज Q, that is equal to lambda into L. That Q we can use as equivalent to lambda into L. Lambda into L. Q is equal to lambda into L.
अब देखो बच्चा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस वायर के कारण, ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ। तो अब जब मैं गॉस लॉ कंसीडर करता हूं तो 100% श्योर है मेरे को गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस कैसा होता है? ऐसा सरफेस जो किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली क्या कर सकता है, एनक्लोज कर सकता है। गॉसियन सरफेस इमेजिनरी भी हो सकता है, मे बी इमेजिनरी सरफेस drawn in such a way that it can enclose the charged object completely। अब बताओ, मेरे पास एक लेंथ एलिमेंट है, ठीक है ना, इसको एनक्लोज कैसे करूंगा मैं? कुछ इस तरह से एनक्लोज करूंगा। देखिए आपके सामने मैं एनक्लोज कर रहा हूं इसको। यहाँ इसका ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन, इसके फ्लैट फेसेस, ठीक है, इसके फ्लैट फेसेस यहाँ से इस तरह से कवर करूंगा मैं, ठीक है। आप देखिए आपके पास एक लेंथ एलिमेंट है, आपने उसको पूरी तरह से बंद करना है। तो बंद करने के लिए आपका कैसा सरफेस बनेगा, जैसा मैंने यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ किया है, जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ किया बच्चा, ठीक है। तो इस तरह का ये क्या हुआ, फिर गॉसियन सरफेस हुआ। अब गॉसियन सरफेस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 सरफेसेस मेरे पास बने हैं, एक अपर ये वाला सरफेस, एक मेरे पास फ्लैट और एक डाउन सरफेस। यानी कि यहाँ पे मेरे पास 3 सरफेस बने हैं। दिस इज सरफेस नंबर 1, ठीक है, एंड दिस इज फ्लैट वाला सेकंड सरफेस, और ये आपके पास है थर्ड सरफेस, सरफेस थर्ड, ठीक है। 3 सरफेसेस मेरे पास बने हैं कि ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन, बीच वाला फ्लैट और नीचे वाला भी क्रॉस सेक्शन। मैंने इस वायर को जिसकी लेंथ L है, चार्ज Q है, इसको पूरी तरह से एनक्लोज कर दिया। अब देखो बेटा, मेरे को क्या अप्लाई करना है, E डॉट ds। तो मेरे को एक स्मॉल सेगमेंट मानना पड़ेगा हर जगह पे। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मान लेता हूँ इस क्रॉस सेक्शन पे, ये एरिया मान लिया। यहाँ पे मान लेता हूँ मैं इस क्रॉस सेक्शन पे, ये एरिया मैंने स्मॉल एरिया मान लिया। और यहाँ पे मान लेता हूँ इस क्रॉस सेक्शन पे, ये एक स्मॉल एरिया मैंने कंसिडर कर लिया। अब देखो बेटा, एरिया का नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करना है, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सरफेस के लिए मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है, ये मेरा ऑब्जर्वर है, ये फर्स्ट सरफेस को ऑब्जर्व करने के लिए यहीं पे बैठेगा। ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट ही नहीं, यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। ये मेरा ऑब्जर्वर बैठा है यहाँ पे। सेकंड सरफेस को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है, ठीक है, यहाँ पे बैठा है। और थर्ड सरफेस को ऑब्जर्व करने के लिए मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है। मैंने ऑब्जर्वर क्यों बिठाया है? क्योंकि जब मैं एरिया के डायरेक्शन की बात करता हूं तो मुझे एरिया पे नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, और वो नॉर्मल मैं हमेशा ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में ही ड्रॉ करता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। तो नॉर्मल जो ड्रॉ किया, दैट नॉर्मल इज टू द फर्स्ट सरफेस, सो आई कैन से n1 कैप। n1 कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायरेक्शन ऑफ एरिया। मान लीजिए इसका एरिया है ds, फर्स्ट सरफेस का, इसका भी एरिया है ds। अब ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है? यहाँ। तो इस पे भी आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है, क्लियर। तो ये नॉर्मल कैसा है? n2 कैप। तो ये सेकंड सरफेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से थर्ड सरफेस पे ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। थर्ड सरफेस पे दिस इज n3 कैप, दिस आल्सो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एरिया। एरिया यहाँ पे भी आपने क्या लिया? ds लिया। देखो बच्चा, आपने तीनों जगह पे ds 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 एरिया लिए और तीनों पे नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया ऑब्जर्वर की डायरेक्शन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? तो आप कहेंगे बहुत सिंपल है सर, चार्ज ऑब्जेक्ट आप देख लो, मतलब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, ऐसा नहीं पीछे नहीं जा रही, इधर भी जा रही है। यहां से ये डायरेक्शन भी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इधर पीछे भी है। यहां से ये डायरेक्शन भी है इलेक्ट्रिक फील्ड की और पीछे भी है। तो मैं तीनों एरिया एलिमेंट पे ऑब्जर्व करता हूं कि यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच, वो 90 डिग्री का है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो एंगल कितना हुआ यहाँ पे? एंगल थीटा हुआ यहाँ पे 0 डिग्री। और तीसरा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो एरिया है उन दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है जी। अब अपनी बात पे आता है,
हमसे क्या पूछा जाता है? हमसे पूछा जाता है कि आप फ्लक्स बताइए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स मींस फाई ई, दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और गॉस लॉ का यूज करना है तो इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज्ड सरफेस E डॉट ds। मतलब क्लोज सरफेस कैसा है मेरे पास? मेरी क्लोज ज्योमेट्री कौन सी है? मेरा सिलेंड्रिकल है। ठीक है, मेरा ज्योमेट्री जो है वो सिलेंड्रिकल है। हालांकि ये कंसीडर्ड सरफेस है मेरा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे 100% श्योर है ये कंसीडर्ड सरफेस है, और कंसीडर्ड को मैं बोलता हूँ गॉसियन सरफेस। अब देखो इस क्लोज को ओपन कर लो। ओपन कैसे? सरफेस 1 के लिए E डॉट ds, सरफेस 1 के लिए E डॉट ds, सरफेस सेकंड के लिए E डॉट ds, और सरफेस थर्ड के लिए E डॉट ds। E डॉट ds, देखो बच्चा E डॉट ds हमें क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है? ये फ्लक्स की वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, ये हमें फ्लक्स की वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, हमने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमें प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अगर मैं आप में से किसी बच्चे से पूछूं कि फाई जो है वो फाई क्या चीज है, वो कैसे प्रेजेंटेशन देगा, ठीक है, वो कैसे प्रेजेंटेशन देगा इसके बाद, है ना, वो कैसे प्रेजेंटेशन देगा, तो क्या कोई बच्चा मुझे आंसर कर सकता है? प्लीज मैसेज कीजिए मुझे कि यहाँ पे फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो कितने बच्चे मुझे आंसर कर सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। आप अपने हाथ उठाइए फटाफट से, प्लीज रेज योर हैंड। जी, महक, फ्लक्स का पता है महक को, और कोई बच्चा? हाँ जी, महक, अनम्यूट कीजिए बच्चे अपने आप को। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सर डेफिनेशन बताइए बच्चा। सर electric flux is total number of electric fields that are penetrating normally from a surface That's very area. good. That's very good. Total number of electric field lines gives the presentation of electric flux. Very good. बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो बच्चा, हमने क्या किया, ये हमारे पास एक क्लोज ज्योमेट्री थी, क्लोज्ड, इसको हमने ओपन में कन्वर्ट किया। ये सरफेस 1, ये सरफेस 2 और ये सरफेस थर्ड। सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3। अब आप मुझे बताओ कि सरफेस 1 में E और DS के बीच एंगल कितना है? आप सभी लोग देख रहे हैं, आपको दिख रहा है E ds cos ऑफ थीटा लिखना होता है हमें, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रूल होता है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। सरफेस फर्स्ट के लिए एंगल है 90 डिग्री, प्लस सेकंड सरफेस के लिए E और ds सेम डायरेक्शन में है, सो E ds cos 0 डिग्री, और थर्ड सरफेस के लिए हमारे पास है, ठीक है, E ds cos कितना, थर्ड सरफेस के लिए ध्यान से देखिए, E और ds के बीच एंगल है 90 डिग्री, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा उस एंगल को 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 होती है बच्चा, तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका 0 और ये कॉन्सेप्ट भी आपका 0, यानी कि आपके पास केवल बचा है सेकंड सरफेस के लिए E ds। cos 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चा। E बाहर ले लीजिए। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है आप सभी को पता है, वो है 2 पाई r और इंटू एल, 2 पाई r है। यानी कि आपके पास फाई E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई है? E इंटू 2 पाई आर एल से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना बच्चा? अब देखो गॉस लॉ क्या कहता है मुझे गॉस लॉ कहता है, आप बात करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ मुझे कहता है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ऑफ कोर्स इस गॉसियन सरफेस के अंडर कितना चार्ज है? मैंने माना है Q, ठीक है, और Q की वैल्यू मैंने कितनी मानी है? लैम्डा इनटू L, तो लैम्डा इनटू L बाय एप्सिलॉन नॉट से, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेट कर लीजिए 1 एंड 2 को, इक्वेट 1 एंड 2, इक्वेट 1 एंड 2, 1 एंड 2 को जब आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा बच्चा? E इंटू, देखिए ऊपर देखिए, E इंटू 2 पाई आर एल, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो L से L कैंसिल हो गया बेटा,
तो E इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, E इज इक्वल टू आया लैम्डा अपॉन 2 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू R. This is the final result for electric field intensity due to किसके कारण है ये, लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर. देखिए बच्चा, इसमें कितने बच्चों को डाउट है, प्लीज रेज योर हैंड अगर किसी बच्चे को डाउट है प्लीज, ठीक है. और अगर आपको समझ में आ गया तो आप थम्स अप दे सकते हैं मुझे, ठीक है. हाँ जी, कितने बच्चों को क्लियर हुआ, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है. दविंदर और अंशिका, मनवीर, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश. कुछ बच्चों के मैसेजेस भी आए हैं मेरे को, मैं चेक कर लेता हूँ मैसेजेस. हाँ जी सर, प्लीज एक्सप्लेन अगेन. ओके ओके मनवीर, ओके. जैस्मीन, हाँ जी सर क्लियर हो गया सर. लास्ट में फॉर्मूला की वैल्यू पुट करनी, वैल्यू पुट की है आपने, हाँ जी हाँ जी सुनील, ये हमारा फॉर्मूला था बच्चा कि phi E is equal to Q by epsilon naught. तो Q की वैल्यू थी हमारे पास लैम्डा इनटू L, ठीक है. अब देखो बेटा, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सभी बच्चे जो थोड़ा बहुत लेट हो गए हैं प्लीज एक बार सुनिए ध्यान से. देखो बच्चा, मुझे फर्स्ट एप्लीकेशन करनी थी, दैट एप्लीकेशन वाज इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना था इस चार्ज्ड वायर के लिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. तो सबसे पहले मुझे क्या मानना पड़ेगा, इसके लिए गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस लॉ का यूज कर रहा हूं ऑफ कोर्स, अगर मैं गॉस लॉ का यूज कर रहा हूं तो गॉसियन सरफेस तो मानना पड़ेगा. तो आप देखिए कि आप किसी भी लेंथ एलिमेंट को एनक्लोज करेंगे तो कैसे, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सर्कुलर, ठीक है. और लेंथ फिर उसकी, और फिर उसका एंड वाला क्रॉस सेक्शन, तो ये शेप कैसी बन गई, सिलेंड्रिकल शेप बन गई. अब इस पे 3 एरिया एलिमेंट आपने कंसीडर कर लिए, इसका एरिया भी ds है देखिए, इसका एरिया भी ds है देखिए, और इसका एरिया भी ds है. एरिया की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, और नॉर्मल हमेशा ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं आप. तो मैंने 3 ऑब्जर्वर्स बैठा दिए, ऑब्जर्वर नंबर 1, ऑब्जर्वर नंबर 2, ऑब्जर्वर नंबर 3. आप ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, दैट नॉर्मल विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया एलिमेंट. यहाँ पे भी ऑब्जर्वर की डायरेक्शन है, यहाँ पे भी ऑब्जर्वर की डायरेक्शन है. तो मैंने क्या देखा, ये पॉजिटिव चार्ज था तो फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी बाहर, या इधर से ऐसे निकलेंगी बाहर. तो मैंने फील्ड लाइन निकाली, तो मैंने देखा कि फर्स्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल के बीच एंगल कितना था, 90 डिग्री. सेकंड सरफेस के लिए एंगल कितना था, 0, और थर्ड सरफेस के लिए 90. अब देखो बच्चा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज सरफेस E डॉट ds अलोंग द क्लोज्ड सरफेस. क्लोज को ओपन कर लीजिए, ओपन कैसे, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3. अब सरफेस 1 में E और ds के बीच एंगल कितना, 90. सरफेस 2 में एंगल कितना, 0. सरफेस 3 में एंगल कितना, 90. 90 वाले तो गए, बाकी बचा हमारे पास सेकंड सरफेस वाला, cos 0 की वैल्यू होती है 1, E बाहर लिया, ds टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है बेटा 2 पाई RL. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया क्योंकि मैं phi E निकालना था. अब मुझे किसका यूज करके निकालना था, गॉस लॉ का. गॉस लॉ क्या कहता है कि phi E is equal to Q by epsilon naught, गॉस लॉ की स्टेटमेंट है. तो Q की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, लैम्डा इनटू L, वो वैल्यू मैंने पुट करी. पुट करते ही फिर मेरे पास क्या बना, ये phi E is equal to lambda into L by epsilon naught. मैंने इक्वेट किया 1 और 2 को, इक्वेट करते ही मेरा रिजल्ट आ गया, दैट रिजल्ट इज lambda upon 2 by epsilon naught into R. अब बताइए कितने बच्चों को क्लियर हुआ, फटाफट से बताइए मेरे को, ठीक है, फटाफट से बता दीजिए. हाँ जी, अंशिका, अंशिका अनम्यूट करो बेटा अपने आप को. क्लियर सर. क्लियर है बच्चा, यस सर. क्लियर है, यस. अच्छा ठीक है. हाँ जी, ये है हमारे पास बच्चा, किस, हरसिमरन अनम्यूट करिए बेटा अपने आप को फटाफट से. यस सर. क्लियर. क्लियर है बच्चा, हाँ जी. खुशदीप, खुशदीप बेटा, हाँ जी सर. क्लियर है बच्चे, हाँ जी सर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अब देखो बच्चा, ये हमारे पास थी फर्स्ट एप्लीकेशन. कुछ एक मैसेजेस भी आए मेरे पास, मैं चेक कर लेता हूँ.
ठीक है। हरसिमरन सुकलीन क्लियर है सर, अंशु पठानिया क्लियर सर, प्रियंका क्लियर, मनवीर, दविंदर दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम बात करेंगे, देखो इसकी कुछ एक स्पेशल बातें हम करते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लेना साथ साथ नोट करना, प्लीज नोट कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूं कुछ, ठीक है। देखिए देखिए बच्चा, मैं अब यहां से हल्का सा कुछ पोर्शन में रिमूव करने वाला हूं, ये देखिए, देखो जी, देखो बेटा, हमने जो बात करी वो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बात करी। अगर मैं आपको कहूं कि ये मेरा स्ट्रेट कंडक्टर फाइनाइट लेंथ का होता तो मुझे कैसे काम करना पड़ता। मान लीजिए कि यही है मेरे पास स्ट्रेट कंडक्टर और इसकी फाइनाइट लेंथ है, आपने इसे पॉजिटिव चार्ज दिया है ना, और वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव चार्ज है बच्चा, पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी लेंथ इनफाइनाइट नहीं है, जैसा कि आपने पहले बोला मुझे कि सर हम इनफाइनाइट लेंथ ले रहे हैं। तो अब इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, तो फिर कैसी सिचुएशन बनेगी, चलो मैं बताता हूँ। देखो इस फॉर्मूला में थोड़ा सा अल्टरेशन करते हैं हम लोग कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर इसकी लेंथ फाइनाइट होती और हमें आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे काम करना होता, मान लीजिए आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे मुझे काम करना होता, ठीक है, तो फिर मेरा रिजल्ट क्या रहता, ये बात मुझे देखनी है, ठीक है ना। देखो कैसे, यानी कि मान लीजिए मैं पी पॉइंट पे काम कर रहा हूं, तो फिर मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट पी पॉइंट के साथ एंगल इसका फाई, मान लीजिए आप इनके एंड पॉइंट्स के एंगल मान लीजिए, एक तो एंगल है आपका ये वाला फाई 1 और ये वाला एंगल है आपका फाई 2, ये वाला एंगल आपने मान लिया फाई 2। तो अब इस सिचुएशन में जब आप फाइनाइट लेंथ की बात कर रहे हैं तो E इज इक्वल टू कितना बनेगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और ये आ गया भाई आपका साइन फाई 1 प्लस साइन फाई कितना, साइन फाई 2। ये रिजल्ट आप अपने स्पेशल केस के लिए बना के रखिए बच्चा, न्यूमेरिकल्स में बड़ा यूज हो जाता है ये रिजल्ट, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब मैं आपको बताऊं कि इफ कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ना, इफ कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर उसकी इनफाइनाइट लेंथ होती तो फिर क्या होता है पता है आपको, कि फाई 1 और फाई 2 दोनों के दोनों 90 डिग्री को अप्रोच कर जाते हैं, और जैसे ही वैल्यू 90 डिग्री के लगभग आती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 90 कितना 1, तो 1 + 1 कितना 2, और रिजल्ट आपका वही का वही बन गया, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रख के चलिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, ये है मेरे पास सेकंड वाली एप्लीकेशन, ठीक है। ये वाली एप्लीकेशन मुझे अब परफॉर्म करनी है यूजिंग गॉस लॉ। देखो बेटा, गॉस लॉ को बार बार मैं आपके सामने रिवाइज करता हूं कि गॉस लॉ इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लॉज सरफेस। गॉस लॉ इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया ना बच्चे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना, इज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर आता है, और ऊपर आ जाता है हमारे पास 2 लैम्डा, तो इसको कहीं ना कहीं मैं रिजॉल्व करना चाहता हूँ 2 लैम्डा को। देखिए यहाँ पे मैंने लैम्डा ही लिखा है केवल, 2 वैल्यू कब आएगी, जब इसकी इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ होते ही फाई 1 और फाई 2 90 डिग्री हो जाएंगे, तो ये 2 लैम्डा बन जाएगा। तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ये बात करी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, ओके बेटा, ठीक है बच्चा। अब देखो बच्चा, मैंने क्या बात करी, मैंने कहा कि गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में कर रहा हूं। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस मेरे को कहती हैं कि आप हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल के बताइए ड्यू टू डिफरेंट चार्ज ऑब्जेक्ट। अब इसने बात करी मेरे सामने किसकी, मेरे सामने लेके आया ये चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, चार्ज्ड भी है, कंडक्टिंग भी है, स्फेरिकल सेल है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे काम करना है। कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, कि इनसाइड ए कंडक्टर नेट चार्ज इज ऑलवेज 0,
net charge is always 0 inside a conductor, net charge is always 0, ये बात आप हमेशा याद रखें, ठीक है। अब देखो बच्चा, मेरे को किसके साथ डील करना है, मेरे को डील करना है एक चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के साथ, स्फेरिकल सेल के साथ मुझे डील करना है। तो मैं कैसे डील करूंगा देखिए, ठीक है ना। पहली बात हम करेंगे, देखिए मेरा ये सेकंड वाली एप्लीकेशन है, मैं एप्लीकेशन नंबर 2 पे बात कर रहा हूं। एप्लीकेशन नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं। सेकंड एप्लीकेशन देखिए हम किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं। देखिए बच्चा, मेरे पास है एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल एंड लेट अस कंसीडर दिस बी द कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, दिस बी द कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, ठीक है। ये मैंने कंडक्टिंग स्फेरिकल मानी है, इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर के बराबर है। मान लीजिए कि ये जो रेडियस है इसका वो कैपिटल आर के बराबर है, ठीक है। अब आपने इसको चार्ज दिया तो आपने क्या कहा सर कि नेट चार्ज इनसाइड ए स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, या नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। वो चार्ज कहाँ आएगा, सारा का सारा उसके सरफेस पे, और सरफेस पे चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों होगा, कोलंबियन रिपल्सिव फोर्सेस के कारण उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हम लोग स्टडी करते हैं कि आउटसाइड आपके पास फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। मान लीजिए आपको आउटसाइड काम करना है, स्फीयर से बाहर निकलना है आपको, ठीक है। तो स्फीयर से बाहर निकल के कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने यहां से कोई पॉइंट ले लिया बेटा, पी पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो। मतलब यहाँ पे जो पी पॉइंट है वो आर डिस्टेंस पे लाई करता है, और स्मॉल आर जो है वो बड़ा है किससे, कैपिटल आर से, ठीक है। तो हमने किसी पॉइंट पी पे, मान लीजिए किसी पॉइंट पी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला यूजिंग गॉस लॉ, देन वी हैव टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, क्योंकि आपको क्लोज ज्योमेट्री के अंदर काम करना है। टेकिंग रेडियस, टेक रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर, इज इक्वल टू स्मॉल आर। ये देखो भाई, आपने स्मॉल आर रेडियस लेके एक गॉसियन सरफेस क्या कर दिया बेटा, ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए आपने इस तरह से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको पूरी तरह से एनक्लोज कर जाए जी, देख लेना, ये बात ध्यान रखना है ना। ये देखो जी, ये आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, और ये पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, इस पे पी पॉइंट। अब आपको क्या करना है, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करना है। आपने ये बात पढ़ी है ना कि स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन क्या बनती है, सेम बनती है। दैट्स व्हाई वी यूजुअली टेक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड, एंड जो नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे वो भी इसी की डायरेक्शन में रहेगा। तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में लाई करते हैं। नॉर्मल टू द एरिया, दैट एरिया इज ds, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्या डिमांड करता है आपसे, आपका कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा है कि आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आप यूज करते हैं कॉन्सेप्ट E डॉट ds का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डॉट प्रोडक्ट एरिया के साथ। E और ds सेम डायरेक्शन में है, तो आपने कहा कि सर सीधा लिख दो इनको EDS, ठीक है। यानी कि यहां से फाई E इज इक्वल टू E बाहर टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का होता है जी 4 पाई r स्क्वायर, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r का पावर 2, दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप मेरे को बताओ इसको इक्वेशन नंबर 1 गॉस लॉ क्या कहता है जी, गॉस लॉ कहता है कि फाई E मस्ट बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कहता है कि फाई E मस्ट बी इक्वल टू नेट चार्ज कितना है इसके इनसाइड नेट चार्ज कितना है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज तो हमने Q ही लिया, तो Q बाय
एप्सिलॉन नॉट से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इक्वेट कर लीजिए 1 and 2 को, इक्वेट करेंगे आप 1 and 2 को, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेट कर रहे हैं हम 1 and 2 को, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, यानी कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r का पावर 2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट स्टूडेंट्स, एंड दिस इज वेरी इजी। आई थिंक ये रिजल्ट आपने पहले भी निकाल रखा है, कहाँ पे, सेकेंड पार्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में। अब देखो बच्चा, मेरी बात सुनो ध्यान से, कि अब मैं मान लीजिए कि पहले मेरे पास रेडियस कितना था, इतना था ना, इतना रेडियस था। अब मैं इसको कम करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, और सरफेस पे आ गया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, सरफेस पे आ गया यहाँ, ठीक है। तो जब मैं सरफेस पे आता हूँ, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, अगर मैं सरफेस पे आ जाता हूं तो सरफेस पे मेरे को क्या चीज देखने को मिलती है, सरफेस को मेरे को ये पता चलता है कि अब स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो चुके हैं। तो अगर स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल है तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर की पावर 2, कैपिटल आर की पावर 2। अब देखो बच्चा, हमारे यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, अब हाँ जी, मनवीर, मनवीर अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। हाँ जी मनवीर, आप मेरे को बताओ कि यहाँ चार्ज कहाँ पे है बेटा, सारा का सारा चार्ज जो हमने कंडक्टर को दिया था वो कहाँ है, क्योंकि इनसाइड ए कंडक्टर नेट चार्ज 0 है, तो चार्ज गया कहाँ सरफेस पर। उसके सरफेस पे। तो सरफेस पे जब चार्ज आता है तो कौन सी चार्ज डेंसिटी यूज करी जाती है बच्चा, कौन सी चार्ज डेंसिटी यूज करी जाती है बेटा, सरफेस पे जब चार्ज जाता है तो क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करी जाती है, यस और नो बेटा? यस सर। यस सर। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चा, सिग्मा से, एंड दिस इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। बताइए स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, बोलो बच्चा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, दैट्स वेरी गुड, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है Q 4 पाई आर स्क्वायर दिख रहा है? अगर ये वैल्यू आप Yes, यहाँ sir. दो तो E इज इक्वल टू क्या बना, सिग्मा बाय सिग्मा। एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड आई थिंक दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो यानी कि उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों जहां पे भी न्यूमेरिकल आए और वहां उस न्यूमेरिकल में कोई कंडक्टिंग स्फीयर आपको दिया हो और उसके सरफेस पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूछी जाए तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बनेगी बेटा। क्या बनेगी उसकी वैल्यू, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो बच्चा? हाँ जी, हाँ जी प्रिंस, प्रिंस अनम्यूट करो बेटा अपने आप को, प्रिंस। यस सर। प्रिंस मैंने कहा कि इनसाइड ए कंडक्टर नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है? यस सर। नेट चार्ज 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसके अंदर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा? 0 होगा सर, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल 0 होगा बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि इनसाइड नेट चार्ज क्या है बेटा, 0 है, सो 0 net electric field inside is also 0. So this is all about the second application. That application is electric field intensity due to uniformly charged spherical cell. ठीक है? तो हाँ जी, सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज एक बार मुझे जरूर बता दें, ठीक है? मैं आपको यहाँ एक ग्राफ बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, ठीक है जी। तब तक सभी बच्चे मेरे को मैसेज कर दें जिन जिन को समझ में आ गया, ठीक है? और जिन जिन को डाउट्स हैं वो भी मेरे को मैसेज कर दें भाई, मैं आपके डाउट दोबारा से सॉल्व कर दूंगा, जो भी डाउट्स रहते हैं आपके, ठीक है? मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है मेरी ये इस एक्सिस पे, और दूसरा है मेरा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस के बीच। ये मेरा ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट। आप देखिए इनसाइड उसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चा, 0 होता है। इनसाइड कहां तक, यहां तक। मान लीजिए जब तक आपका स्मॉल r और कैपिटल R बराबर नहीं होते तब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं मिलेगा। यहाँ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, इस पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कितनी है, लगभग इतनी है, जो मैं आपको डॉटेड करके दिखा रहा हूँ। और इसके बाहर जैसे ही हम निकलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, E is inversely proportional to R square। तो ये इसका ग्राफ बनेगा बच्चा, ठीक है। तो मेरे पास कुछ एक मैसेजेस आए हैं, मैं बच्चों के नाम बता देता हूँ जिन जिनको कुछ डाउट है। सर फाइनाइट वाला केस दोबारा बता देना। हाँ जी ठीक है जी। बाकी है मेरे पास सुकलीन है, प्रियंका है, और प्रिंस चौहान है, महक है, वंशिका है, दविंदर है, अंशिका है और गुरलीन है। तो इन सभी का क्लियर है, ठीक है जी, इन सभी का क्लियर है। दैट्स वेरी गुड, ठीक है, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। देखो बच्चा, मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ये कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर है आई थिंक, तो मैं इसको इरेज करने वाला हूँ और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग से समझाता हूँ। देखो, हाँ जी, मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार थोड़ा इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, देखो बच्चा, मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन जो आपको करवाई थी ना बेटा, मैंने उसमें ये बात कही थी बच्चों, क्लियर बात बोली थी कि आप ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो इनफाइनाइट वायर के, ठीक है। तो आपने जब इनफाइनाइट वायर यूज किया, जैसे कि मान लीजिए आपने ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है ना, इनफाइनाइट की क्या निशानी है, हमने मान लो इसको डैश टिक टिक कर दिया यहाँ पे, ये देखो ये मैंने इनफाइनाइट बना दिया और ये चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था मेरे पास, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आपको पता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो 2 लैम्डा अपॉन, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, लिख सकता हूँ ना। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90। तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो इसी का एक, मैं इसी बात को थोड़ी सी इस बात में ले आता हूँ कि ये मेरे पास फाइनाइट रोड है और मुझे यहाँ किसी पॉइंट पी पे काम करना है और इसके एजेस के एंगल मुझे पता है। अगर मुझे एंगल पता है, कितने एंगल हैं, ये एंगल मैं मान लेता हूँ बच्चा φ1 और ये एंगल मैं मान लेता हूँ φ2, फाइनाइट लेंथ है, तो फिर मेरा रिजल्ट 90 डिग्री तो नहीं बनेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी पॉइंट है ना वो कहीं पे मिल ही नहीं रहा, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब यहाँ पे φ1 φ2 बने तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये बन गया आपका साइन 90 की जगह φ1 प्लस साइन क्या φ2, साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये मेरा एंगल। क्लियर बच्चा? हाँ जी ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चा, चेक कर लो एक बार। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुखनूर, हाँ जी सुखनूर, मैं एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करता हूँ सुखनूर, ठीक है। सुखनूर कहाँ पे है बच्चा, हाँ जी सुखनूर अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। Sir, I'm clear with the concept. ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चा, अब हमारे पास है नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे बात करते हैं। देखो आप मेरी एक बात सुनो कि नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है ना वो है मेरी नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। और यहाँ उस पे फर्स्ट एप्लीकेशन पे क्या लिखा जा सकता था, होलो स्फीयर भी लिखा जा सकता था, कंडक्टिंग होलो ये वर्ड भी लिखा जा सकता था, मैं आपको बता दूं क्लियर, ठीक है। अब मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो है इसके लिए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। अब नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है बच्चा, चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास ये है एक नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग नहीं है ये। अगर कंडक्टिंग नहीं है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रेट से हुआ है इसके अंदर, अब सरफेस पे नहीं हुआ है, अब वॉल्यूम के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मान लीजिए कि आपने पॉजिटिव चार्ज दिया और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, आपके सामने मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जो रेडियस है वो मैं मान लेता हूँ किसके बराबर, इसका जो ओरिजिनल रेडियस है ना वो मैं मान रहा हूँ बच्चा किसके बराबर, आर के बराबर, ठीक है ना। वो जो रेडियस है मैंने मान लिया कैपिटल आर, मान लिया बच्चा। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, दैट इज 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ऊपर रखना पड़ेगा चार्ज, नीचे आपकी वॉल्यूम, चार्ज अपॉन 4/3 पाई आर की क्यूब। मतलब थोड़ा ठीक लिख देता हूँ इसको, Q डिवाइड बाई 4/3 पाई आर की क्यूब, ये वॉल्यूम होती है स्फीयर की, सभी को पता है। और रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है मेरी। क्लियर, ठीक है जी, क्लियर। अब देखो बेटा, जब आप आउटसाइड बात करोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, वही क्या, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो बड़ा है कैपिटल आर से, मतलब पीछे वाले को कॉपी मारना है, ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस को भी कॉपी मारोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर का पावर 2, जहां पे आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, पिछले वाले में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर 0 था, क्या यहाँ पे भी 0 होगा, आंसर इज नो, यहाँ पे 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, क्योंकि यहाँ चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो फिर इनसाइड के लिए कैसे काम करूं मैं, मतलब पिछले वाले में और इसमें फर्क कितना है, केवल और केवल इनसाइड वाले में अलग अलग रिजल्ट आएंगे, आउटसाइड और सरफेस पे तो सेम रिजल्ट्स बनेंगे। चलो इनसाइड बात करते हैं। मान लीजिए कि इनसाइड मैंने एक पॉइंट P कंसिडर किया, कहीं पे भी कंसिडर कर लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट P कंसिडर किया, ठीक है, जो यहां से कितने डिस्टेंस पे लाई करता है, यहां से जो स्मॉल आर डिस्टेंस पे लाई करता है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे लाई करता है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे लाई करता है। ध्यान रहे कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। नाउ टू डील विद गॉस लॉ आई हैव टू कंसीडर ए गॉसियन सरफेस एंड दैट गॉसियन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी तो स्फेरिकल है ना बच्चा, ठीक है जी। तो यानी कि मैंने ये मान लिया आपके सामने एक स्फीयर, आपको दिख रहा है, हाँ जी, ये मेरा कंसीडर्ड स्फीयर है, मतलब ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना जी। अब मुझे क्या निकालना होता है, मुझे तो फ्लक्स निकालना होता है। तो फ्लक्स के लिए क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डॉट प्रोडक्ट एरिया के साथ, तो इसके सरफेस पे एक एरिया मान लो, इसके सरफेस पे एरिया मान लिया ds। आपको पता है स्फीयर के केस में एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही एरिया की भी डायरेक्शन होगी, वही एरिया की भी डायरेक्शन होगी बच्चा, ठीक है जी। मुझे पता है इस बात का, स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वही एरिया की डायरेक्शन होती है, ds वेक्टर की डायरेक्शन। तो अब आप वही बात यूज करेंगे कि सर phi e that is equal to integration along the closed surface, this is equal to E dot ds। अब E और ds सेम डायरेक्शन, so I can say this is EDS, है ना। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल लीजिए, टोटल सरफेस एरिया बता दीजिए मुझे उस स्फीयर का जिसका रेडियस है स्मॉल r। तो आपने कहा सर 4 पाई r स्क्वायर, दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ की बातें सुननी बड़ा जरूरी है। गॉस लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कहता है बच्चा आपको कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस शुड बी Q नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब उस मीडियम के अंदर हो, that's why I am using the word epsilon नोट की जगह पे epsilon वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। epsilon is the permittivity of that medium ना, से this is equation number 2। अब सबसे पहला टारगेट है कि इसके अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर नेट चार्ज कितना है। आप देखो कि 4/3 एक्चुअल वॉल्यूम कितनी है,
4/3 पाई आर की क्यूब। एक्चुअल वॉल्यूम में कितना चार्ज था, पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज था, तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 4/3 पाई कैपिटल आर की क्यूब। अब वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई करी है उसने, 4/3 पाई स्मॉल आर की क्यूब, तो उसमें चार्ज कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/3 पाई स्मॉल आर की क्यूब। तो यहां से ये जो चार्ज आया 4/3 4/3 4/3 4/3 पाई पाई, यहाँ जो चार्ज आया वो है नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो क्यू नेट की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आई, क्यू नेट की वैल्यू आई है क्यू इंटू स्मॉल आर की क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर की क्यूब। ठीक है, वैल्यू रखिए भाई, तो 5e आपके पास हो गया नेट चार्ज है q इंटू स्मॉल आर की क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन इंटू कैपिटल आर की क्यूब से। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेट कर लीजिए बच्चा 1 एंड 3 को, इक्वेट 1 एंड 3, 1 एंड 3। अब तो रिजल्ट बन ही चुका है, आपके सामने है रिजल्ट, बस इक्वेट ही करना है, इक्वेट करते ही रिजल्ट आ गया जी। तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर comes out to be equal to q into स्मॉल आर की क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन इनटू कैपिटल आर की क्यूब। ठीक है, तो स्मॉल आर की क्यूब से स्मॉल आर की क्यूब गया। ठीक है जी, तो E इज इक्वल टू क्या बना, E इज इक्वल टू बना Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर की क्यूब। ठीक है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर की क्यूब। दिस इज द फाइनल रिजल्ट गाइस। ठीक है, यही है फाइनल रिजल्ट, बट इसमें थोड़ा सा एक चैलेंज हम ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चैलेंज कैसे ले सकते हैं, देखो आपका जो रिजल्ट बना आपने कैसे बनाया, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई आर की क्यूब इंटू एप्सिलॉन बनाया ना आपने, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4/3 पाई आर की क्यूब, Q अपॉन 4/3 पाई आर की क्यूब मेरे को दिख रहा है किसके इक्वल, रो के इक्वल, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। दिस इज आई थिंक दिस इज फाइनल रिजल्ट नाउ। ठीक है ना, क्योंकि आपने लिखा कि रो इज इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई आर की क्यूब। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, and this becomes the final result for your calculation. This is the final result for your calculation. Now one most important thing, ki permittivity of a medium to permittivity of free space, that is equal to dielectric constant. Simply I can say that permittivity is k into epsilon naught. You can use this word also. ठीक है ना, you can use this word also. तो ये थी आपके पास थर्ड एप्लीकेशन. Today we have performed on the 3 applications based on Gauss law. तो बच्चों आपको क्या समझ में आई आज का कॉन्सेप्ट, प्लीज आप मेरे को मैसेज कीजिए फटाफट से, मैं सभी बच्चों की मैसेज रीड कर लेता हूँ। ठीक है, फटाफट से मेरे को बताइए कि आज की हमारी क्लास, ठीक है, क्या आपको समझ में आई। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मेरे को फटाफट से बताए। ठीक है, हाँ जी, मैं अलाउ कर रहा हूं आपको अनम्यूट करने के लिए। ठीक है, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। प्रियांशल क्लियर है, मैक यस सर, अंडरस्टैंड, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, थैंक यू बच्चा। सुखलीन, हरसिमरन, हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। हरकमल, सिमरनप्रीत कौर, हरकमल वेरी इंटरेस्टिंग, सुखनूर, थैंक यू सर, थैंक यू बच्चा, थैंक यू बेटा। सर लास्ट स्टेप समझा दो, बिल्कुल बिल्कुल अंशिका, अभी बता देते हैं आपको। ठीक है, हाँ जी, लास्ट स्टेप मैंने क्या किया बच्चा कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका था, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्या बेटा, ये मेरे पास आ चुका था 4 पाई एप्सिलॉन। देखना यहां से, हाँ जी, देखिए एक बार लास्ट स्टेप को ध्यान से देखो बच्चा। लास्ट स्टेप में हमने देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ये 4 पाई नीचे चला गया, तो Q इंटू आर भी है बच्चा, यहाँ पे स्मॉल आर है हमारे पास। ठीक है, इसमें आपके पास Q इंटू आर है, तो रो इंटू आर बनेगा हमारे पास अपॉन 3 एप्सिलॉन। ठीक है, तो Q अपॉन यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया हमने और 3 से डिवाइड किया। जशन 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 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से हमने क्या किया बच्चा, डिवाइड किया इसको।
ठीक है। तो 3 से डिवाइड करते ही ये बन गया बेटा 4/3 पाई r की क्यूब। दिस इज द डायमेंशन, दिस इज फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। ये वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करेंगे। r हमने छोड़ दिया था, तो इसको मैंने आपको फिर से बता दिया, ठीक है। हाँ जी, अब देखो बच्चा, देखो मैं आपको एक अच्छी बात और बता देता हूं, ठीक है। जैस्मीन थैंक यू बच्चा, थैंक यू। और देखो बेटा, इसमें एक रिजल्ट मुझे और बना के बताना है आपको। वो रिजल्ट मैं अभी बताता हूं आपको, 2 मिनट का वेट कर कीजिए आप लोग, ठीक है। देखो बच्चा, आपने जब बात करी ना सॉलिड स्फीयर की और आई थिंक नॉन कंडक्टिंग की, जब आपने बात करी, स्पेशली आपने नॉन कंडक्टिंग की बात करी, ठीक है। तो आपके रिजल्ट्स कुछ इस तरह के आए। मैं आपको एक बार रिजल्ट्स से गो थ्रू कर देता हूं। जब आप बात कर रहे थे कि R ग्रेटर देन R, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्या, KQ/R²। K की वैल्यू होती है 1/4πε। जब R इज इक्वल टू R आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई KQ/R²। और जब आपका R लेस देन R आया तो आपके पास आया 3 क्या आया था, रो इंटू R/3 ε, ठीक है, 3 एप्सिलॉन। तो यहाँ आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आप अंदर चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर आप पीछे की तरह जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया था, वही ग्राफ अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो आपके पास रिजल्ट कैसा आएगा, ये बात सोचने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो फिर आपका, जैसा कि आपने पीछे क्या किया था, ओरिजिन से आप 0 पे चले थे ना, इस बार 0 पे चलने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप सरफेस पे आते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और R इज इक्वल टू R पे आके मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के, कब तक, जब तक कि R इज इक्वल टू R नहीं हो जाता, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इनका एक बार फिर से दोबारा से पढ़ेंगे इनको और फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चा पार्टी, जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं अब तक, अंशु पठानिया, महक, खुशदीप, गुरलीन सिंह, अंशिका, प्रियंचल, रमनजीत, दविंदर, वंशिका, हरसिमरन, जशन, प्रियंका, सुखलीन, सिमरनप्रीत, पलविंदर, मनवीर, अर्शदीप, सुखनूर, जसमीन, हरकमल और प्रिंस चौहान। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू बच्चा पार्टी।